अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसके अंदर हम उन एमसीक्यूज़ को करेंगे जो कि आपके पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं। किस चीज़ के पास पेपर्स कम कलेक्टिव हैं सारे, मतलब एम डी कैट, ई कैट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आपस में कंबाइन है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कुछ बुक्स दिख रही होंगी, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं वो इन बुक्स से निकाले गए हैं। ये बुक्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हो तो इसकी हार्ड कॉपी के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2000 रुपीज़, और ये आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। मतलब सिर्फ आपको पे करना है और ये आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 400 रुपीज़, और ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने एम डी कैट, ई कैट के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 2026 में आपने टेस्ट देना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो एन हो, कराची यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, एम डी कैट हो, ई कैट हो, तो उसके लिए अगर आप पूरे साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस है 4500 रुपीज़। ये जस्ट वन टाइम पे है, आपको एक बार पे करना है और आपकी पूरे साल की फ़ीस इसके अंदर आ जाएगी। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जस्ट आपको 500 रुपीज़ और पे करने होंगे और आपको ये बुक मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, मेंशन है। आप इस पर कांटेक्ट करके किसी भी किस्म की गाइडेंस ले सकते हो। कोई भी डिटेल आपको चाहिए आप वो मज़ीद हासिल कर सकते हो। जो आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरीज है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके हवाले से आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं, आप ये प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, प्री इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, एम डी कैट, ई कैट के बच्चों के लिए, मतलब जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप उस हवाले से उस बुक को परचेज़ कर सकते हो। और आपके सब्जेक्ट्स के मुताबिक, आपके प्रिपरेशन के मुताबिक सारे एमसीक्यूज़ इन बुक्स के अंदर मौजूद हैं। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई एमसीक्यूज़ ना रहा हो। सारी बुक्स में सारे किस्म के एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। तो इन बुक्स को जाके परचेज़ करें और इससे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं 2026 में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज। रेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ज़बान में हम स्पीड कह रहे होते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। अब किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई ए है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इनिशियली क्या होगा कि जब टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो का मतलब क्या है कि अभी मैंने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, अभी टाइम ज़ीरो है। उसके बाद अब मैंने क्या करा, टाइम को कर दिया स्टार्ट। अब क्या होगा, इनिशियली ए की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और बी की कंसनट्रेशन बहुत कम होगी या ज़ीरो के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अभी बी तो बनना शुरू हुआ ही नहीं है ना, अभी तो ए स्टार्ट हुआ है कन्वर्ट होना बी में। तो अभी तो ए कन्वर्ट होगा बी में तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इनिशियली क्या होता है कि ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बी की कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, या फिर अगर होगी भी तो बिल्कुल इतनी सी होगी कि ना होने के बराबर हो। तो जब ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो ये ज़्यादा ज़्यादा बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये बी में कन्वर्ट होता जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि जब ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो स्पीड स्लो होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना डिक्रीमेंट आ रहा है टाइम के साथ। और कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, इसमें कितना इंक्रीमेंट आ रहा है टाइम के साथ। ये चीज़ हमारा केमिकल रिएक्शन का रेट डिफाइन करता है। तो हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले है ए, द रेट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बिल्कुल यही हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है।
के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमें रेट बताती है कि कितना हमारे पास इन दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। जितना ज़्यादा चेंज आएगा, अब यकीनन ए के अंदर चेंज नेगेटिव में होगा और बी के अंदर चेंज पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ए कम होता जा रहा है और बी इंक्रीज होता जा रहा है। तो यकीनन इन दोनों के अंदर जो कंपैरिजन होगा वो हमें बताएगा, इनके चेंज बताएगा कंसंट्रेशन का, कि किस हिसाब से हमारा रेट चल रहा है रिएक्शन का। अगर ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, यानी कि ए बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और बी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगी कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर ए बहुत स्लो स्लो कम हो रहा है, बी बहुत स्लो स्लो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा रेट बहुत स्लो है। तो इसको कंपेयर करके हम बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर बिल्कुल इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शंस हमारे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसी एक टाइप के लाजमी होते हैं, तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो डेफिनेटली इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, कंसंट्रेशन ही तो हमें बता रही है। सिमिलरली प्रेशर, क्योंकि देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, तो ये फैक्टर्स कंसंट्रेशन होती है कुछ ना कुछ, तो ये तो होते ही होते हैं। अब बचा कलर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या कलर पे रिएक्शन की रेट डिपेंड कर सकती है? भाई कलर कुछ भी हो, उससे तो कोई उसका वो है ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो कलर पे कोई हम कलर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। 3 है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय। अच्छा, रेट कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली हम कहते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ ए के। कंसंट्रेशन ऑफ ए से क्या मुराद है कि ए है बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की कंसंट्रेशन की, यानी कि ए कितना तेज़ी से कम हो रहा है या ए की कंसंट्रेशन कितनी है। पर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के और ये ए। अभी जो के है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। अब ये किस चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंडेंट नहीं होता बिल्कुल भी, ना ही प्रेशर पर होता है। अगर के किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो वो है टेम्परेचर, और ये बात हमें आर्हीनियस इक्वेशन बताती है। आर्हीनियस ने ये बात बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट में जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जैसे याद है हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होती है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से इसकी वैल्यू पर असर आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे रेट कांस्टेंट में भी क्या होता है कि वो सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा होता है और किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि यकीनन मेरे पास ज़्यादातर होता है कि एक ही रिएक्टेंट मौजूद है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट में क्या मतलब है कि कोई एक रिएक्टेंट है, भले दो भी हैं, लेकिन मेरा रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। फर्स्ट से आप समझ लो 1, तो ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें रेट जो है वो सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, स्क्वायर पे नहीं जाएंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, बिल्कुल यही बात मैंने बोली अभी कि किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा हो। उसके बाद है फॉर अ रिएक्शन के ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, द रेट लॉ इज गिवन बाय के आर जो है वो ए की स्क्वायर के ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो बेसिकली ये जो पावर होती है ना किसी भी कंसंट्रेशन की, जो पावर होती है वही हमें बताती है ऑर्डर के बारे में। अब ये पावर कितनी है? 2 है, तो ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड होगा। 3 होती तो मैं कहती थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। 1 होती तो मैं कहती फर्स्ट ऑर्डर है। उसके बाद है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो हाफ लाइफ से हमें क्या, हाफ लाइफ का मतलब क्या है? आधी, ठीक है। हाफ लाइफ से क्या मतलब है? आधा हमारा रिएक्शन हो गया हो। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि कौन से ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ के बारे में आपको एक बात बताऊं कि हाफ लाइफ जो है ना वो सिर्फ वो ना बेसिकली कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करेगी।
हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि भाई एक रिएक्शन है वो अगर 1 घंटे में पूरा होने वाला है, तो जब वो आधे घंटे में पहुंचेगा यानी कि 30 मिनट्स जब उस रिएक्शन को हो जाएंगे, तो मैं कहूँगी ये इस रिएक्शन की हाफ लाइफ है। अभी जो हाफ लाइफ होती है ना, ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ये इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। और किसकी, याद रखना है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की। अभी यहाँ पे मैंने सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की बात नहीं की, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ जो होती है ना, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन से। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद है 7, द आर्हीनियस इक्वेशन इज गिवन बाय। अच्छा, आर्हीनियस इक्वेशन याद रखना पड़ेगा आपने, ये वाली होती है कि k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो ये बताती है कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट रिलेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के साथ, ये बात हमें बताती है। ये ये जो इक्वेशन है ये आर्हीनियस ने दी थी, जो कि रेट कांस्टेंट क्या है बताते हैं कि ये किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सही है, तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि के है, ठीक है, और कोई एक की कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास होगी, तभी वो फर्स्ट ऑर्डर कहला रहा है कि रेट जो है सिर्फ एक उस पर रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ से यूनिट निकालूँ, रेट का यूनिट क्या होगा, रेट का यूनिट क्या होगा, रेट हमने पढ़ा कि क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट डेल्टा टी। तो अगर मैं यहाँ से रेट का यूनिट निकालूँ तो रेट का यूनिट क्या बनेगा, एम अपॉन सेकेंड। एम का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे के की वैल्यू निकाली हूँ, और ए का तो पता है हमें यूनिट, ए का यूनिट होता है एम या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को के लिए रखूँ तो के लिए क्या हो जाएगा कि आर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। आर का यूनिट क्या होता है, मैंने बोला एम अपॉन सेकेंड होता है, और इसका यूनिट होता है इनटू एम। एम से एम कैंसिल हो गया, तो के का यूनिट क्या निकल कर आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1/s या फिर एस इनवर्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है 9, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेट है वो इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड नहीं कर रही रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो देखते हैं कि इंक्रीजेज विद टाइम, नहीं, डिक्रीजेज विद टाइम, इज कांस्टेंट। तो यस, बिल्कुल। तो रेट कांस्टेंट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रही कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड कर रही होती है बेसिकली लाइट पे, लाइट पे डिपेंड कर रही होती है। और मोस्टली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो ही हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और जीरो ऑर्डर उनको कहा ही क्यों जा रहे हैं कि वो कंसंट्रेशन की पावर आर, कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड करी, यानी कि डिपेंड ही नहीं कर रही, वो डिपेंड करिए सिर्फ लाइट पे। तो ये हमारे पास इसलिए इस तरीके से जीरो ऑर्डर हो जाता है। 10 है, which one of the following statements true about the activation energy of a reaction। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले, it is a minimum energy required to start a reaction। बिल्कुल, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो हमें किसी रिएक्टेंट को देनी पड़ती है कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दे वो हमें देनी पड़े, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, 11 है, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। अब क्या करता है कैटलिस्ट, अब इसके हमें देना पड़ेगा, रेजिंग द टेम्परेचर। कैटलिस्ट टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करता है, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यस, कैटलिस्ट क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो देखो, अगर मैं आपको नॉर्मल ज़िंदगी का एग्जांपल दूँ, हम लोग चाय बनाते हैं, चूल्हे पे रखा चाय को, ठीक है, इसको आग प्रोवाइड करी हमने। अब क्या होता है, क्या मैं देगची पे रखती हूँ तो फ़ौरन से चाय उबल जाती है, ऐसा तो नहीं होता। मैंने रखा, वो 10-15 मिनट 20 मिनट लेगी, धीरे धीरे वो उबलेगा उबलेगा, फिर एक पॉइंट आता है कि वो ओवरऑल बॉयल हो जाता है, हमारी जो चाय है वो बॉयल हो जाती है।
तो इनिशियली मुझे क्या करना पड़ा, उसको एनर्जी देनी पड़ी, कुछ टाइम तक उबला उबला उबला, फिर एक पॉइंट आएगा जब एक्टिवेशन एनर्जी एक पीक पे पहुंच जाएगी और फिर जाके चाय बॉईल होगी। लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं चाय के अंदर कोई कैटलिस्ट डाल दूँ। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, चाय को जहाँ 20 मिनट लग रहे थे उबलने में, वो उसको शायद 5 मिनट में उबाल दे या 2 मिनट में उबाल दे, क्योंकि वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो मैं थोड़ी सी हीट दूंगी तो ये चाय उबल जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है कैटलिस्ट, जिससे क्या होता है कि हमारा रिएक्शन जल्दी हो जाता है, उसकी रेट बढ़ जाती है। हम कहते हैं उसकी रेट बढ़ गई, क्योंकि जो टाइम एक्टिवेशन एनर्जी को एक पीक पॉइंट पे लाने के लिए दिया जा रहा था, अब वो कम हो गया है। अच्छा 12 है, फॉर अ रिएक्शन विद रेट लॉ, रेट इक्वल्स टू के और ए और बी की पावर 2, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। मैंने ऑर्डर के बारे में क्या बोला, आप सिंपल इनके ऊपर जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है ना, उसको प्लस कर दो, इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दो। ए के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बी की पावर 2 है, तो 1 + 2 = 3 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। अच्छा मैक्सिमम ऑर्डर होता है 3, 4 कभी नहीं हो सकता, 3 तक जाएगा हमारा ऑर्डर, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा उसके बाद है 13, इफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज। अच्छा थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा हमें, कि लिखा जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। कि कोई रिएक्टेंट क्या है पता है, रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ए पे डिपेंडेंट होती है। अब हमें कुछ ऐसा करना है एक ही कंसंट्रेशन के साथ कि ये रेट जो है ये 4 टाइम्स हो जाए। तो 4 टाइम्स कैसे होगा, सोचो 4 टाइम्स करने के लिए क्या करा, डबल करा हमने। और डबल किस चीज़ का डबल 4 होता है, यकीनन 2 का डबल 4 होता है। यानी कि मुझे 2 का डबल करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या होगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या चीज़ होगी, पावर में क्या चीज़ होगी, 2, तो मेरे पास ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। इस तरीके के भी लॉजिकल सवाल आते हैं। 14 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि के है, ये रेट ओवर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इसका यूनिट क्या बताया था मैंने, m/सेकेंड, और नीचे है m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, m का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से m कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या निकल कर आ जाएगा, ये 1/s/m आ जाएगा। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कि s इनवर्स और m का इनवर्स, ठीक है। या फिर अच्छा अब एक और बात, कि मैं अब m की जगह, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन में m नहीं मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो मैं m की जगह ना मोल पर लीटर भी लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, सेकंड ऐसी रहा और m की जगह मैं यहाँ पुट कर देती हूँ मोल अपॉन लीटर। अब ये लीटर डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा कि L सेकेंड इनवर्स और मोल का इनवर्स, क्योंकि मोल और एस डिवाइड में थे, ये डिवाइड के डिवाइड में एल ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, एल मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जो कि जिसकी रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नहीं है, नहीं होता। H2O2 हाइड्रोजन पर का जो रिएक्शन होता है ना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 शर्त क्या है, कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस होते हैं, इनकी लिस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कुछ कॉमन रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तभी अगर इस किस्म का सवाल पूछा गया तो आप इसको कर पाओगे। जैसे मुझे पता है कि भाई ये रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल है, तो मैंने उस पर टिक कर दिया, काफ़ी सारे रिएक्शन थे तो इसके ज़रिए उससे मैंने ये निकाला। अच्छा 16 है, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालूं तो वो मेरे पास ऑप्शन ए निकल कर आएगा। अब ऐसा क्यों मैंने बोला, कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए हमें पता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो यकीनन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होगी। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यकीनन ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होगी। तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के मुकाबले में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही होगी, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही होगी।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। 17 है, इन अ रिवर्सिबल, एक मिनट, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैव। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या चीज़ हो सकती है? डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब बी बिल्कुल अलग चीज़ है, ए बिल्कुल अलग चीज़ है, तो यकीनन इसके रेट कांस्टेंट दोनों के डिफरेंट होंगे और इन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी। यानी कि जो एनर्जी ए को बी में लगानी, मुझे लगानी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, ज़रूरी नहीं कि बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए भी मुझे वही एनर्जी देनी पड़े, तो डिफरेंट होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। 18 है, if a reaction has activation energy of 0 the rate of reaction। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही ज़ीरो हो जाए तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हमारा रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर के। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लाने के लिए हीट ही तो दे रहे होते हैं अपने रिएक्टेंट्स को। अब हीट किसके क्या किसके बराबर होती है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर दे रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, तो ये चीज़ इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और ये अभी हमने ऊपर इसके एग्जाम्पल भी देखी, तो यकीनन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करता होगा। 20 है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन द रेट ऑफ रिएक्शन टिपिकली। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने बोला कि रेट जो होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है? एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को, एनर्जी किसके प्रोपोर्शन होती है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, पीक पे पहुंचती जाएगी, तो रेट उसी के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर के लिए आते हैं कि इक्वल्स टू रेट का यूनिट क्या होता है? रेट अपॉन कंसनट्रेशन की पावर 3 है यकीनन, तो रेट का यूनिट होता है एम ओवर एस और इंटू एम का क्यूब। क्यूब से ये एम कैंसिल हो गया, और अगर मैं यहाँ पे भी वही काम करूँ जो मैंने पहले किया था, एस एज इट इज़ रहा और एम की जगह मोल अपॉन लीटर आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, तो मैं स्क्वायर को खोलूँ अगर, तो क्या हो जाएगा? 1/s और इंटू मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर। अब ये लीटर को मैं ऊपर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर ओवर एस इंटू मोल का स्क्वायर, या फिर इनको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है कि एल का जो स्क्वायर हो रहा है मोल की पावर -2 और एस की पावर -1 हो जाएगा ये ऊपर जाके। 22 in a reaction where the rate is proportional to the square of concentration of reactant, the order of reaction with respect to the reactant is। तो स्क्वायर अगर लगा हुआ है, हमें बता दिया सीधा सीधा कि रेट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो फिर ऑर्डर क्या होगा? यकीनन सेकंड होगा, क्योंकि स्क्वायर की बात की हुई है कि कंसनट्रेट जो है वो एक इसके स्क्वायर के बराबर है, एक रिएक्टेंट के स्क्वायर के बराबर है, तो सेकंड ऑर्डर होगा। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। या ये वाली बात हमने पहले भी देखी थी कि जीरो ऑर्डर के अंदर, क्योंकि सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जो सनलाइट होती है वो कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है, तो इसलिए रेट भी कॉन्स्टेंट ही रहता है। सही है। उसके बाद है फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज। अच्छा जी, अब यहाँ पे हाफ लाइफ जो है वो डिपेंडेंट होती है। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा कि वो इंडिपेंडेंट थी इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ देखते हैं क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो T1/2 अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं इसे नॉट से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और देखते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये हो सकता है। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो है ना वो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी कि
इसकी डायरेक्टली आर जो है ना वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में तो हमने पढ़ा कि वही तो जीरो ऑर्डर है ना, तो अमोनियम नाइट्रेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 26 है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज दिस, द रिएक्शन इज, तो मुझे दिख रहा है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, प्लस करो इक्वल्स टू 2 आएगा, तो दैट रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर। उसके बाद द टाइम टेकन फॉर 75 कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नोन एज, तो 75% को क्या कहा जाता है? अगर 75% कंप्लीशन हो चुका है तो कितने परसेंट रह गया होगा? 25% रह गया होगा, तो ये चीज़ कहलाती है क्वार्टर लाइफ। सही है। 28 है द आर्हीनियस कांस्टेंट ए इन द आर्हीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो आर्हीनियस की इक्वेशन अभी हमने ऊपर देखी भी थी जिसके अंदर हमें ए देखने को मिल रहा था। तो ये ए जो है ना ये फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन की, और नंबर ऑफ कौन सी कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन, कि कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं जो कि रिएक्शन को हेल्प कर रहे हैं। इफेक्टिव कोलिजन जो इफेक्टिव नहीं है उन कोलिजन को हम काउंट नहीं कर रहे होते हैं। तो ए के याद रखना फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, कितनी तेजी से किस स्पीड से कोलिजन हो रहा है। इसके बाद 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो का मतलब होता है फेक, फेक होता है स्यूडो का मतलब। अब स्यूडो का मतलब है फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि वो दिखने में तो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन असल में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, उससे ज़्यादा का वो होगा, ऑर्डर वाला होगा। तो ये ऑप्शन है द रिएक्शन अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर बट इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर। सही है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रेट लॉ रिएक्शन विथ रेट लॉ रेट इक्वल्स टू ए की पावर 0 है और बी की पावर 2 है, तो ये हमें क्या ऑर्डर देगा? तो 0 प्लस 2 दोनों की पावर्स को देखना है हमें, क्या देगा? 2 देगा, तो दैट विल बी सेकंड ऑर्डर। 31 है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज हाफ एंड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज, तो बोला जा रहा है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हाफ है यानी कि 1/2 है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वजह से 1/4 हो रहा है, तो क्या ऑर्डर? अब मुझे 1/2 को अगर 1/4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, यानी कि रेट जो है वो इसके 1 कंसनट्रेशन 1/2 है, इसके स्क्वायर के बराबर है, तो ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादातर जो है ना वो सेकेंड ऑर्डर के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं पास पेपर्स के अंदर। तो कभी इन केस ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा हो कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या ऑर्डर होगा, तो आप उस सिचुएशन के हिसाब से उस सिचुएशन को देखते हुए बिना कुछ करने से बेहतर है कि आप सेकेंड ऑर्डर पर टिक करके आ जाना, क्योंकि ज़्यादातर सेकेंड ऑर्डर के हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। 32 है कि फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी सी बना रहा है, द rate is found to be independent of the concentration of A, the rate law is likely, अगर A की कंसंट्रेशन पे रेट नहीं डिपेंड कर रही, इसका मतलब क्या होगा कि B पे डिपेंड कर रही है, तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेट का फॉर्मूला ये निकल कर आएगा कि ये B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो A का जो ऑर्डर है ना वो 0 होगा, अभी हमने एग्जाम्पल भी देखी, और B का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा जिस पे ये डिपेंड कर रही है, 1 होगा ऑर्डर इसका। 33 है ना रिएक्शन मैकेनिज्म द स्लोएस्ट स्टेप इज, तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है ना वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में SN1 और SN2 रिएक्शंस करवा रहे होते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो उनमें एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था जो कि स्लो होता था। फास्ट जो चीज़ हो जाए उससे हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी तेज़ी से वो हो गया, उसकी हम क्या रेट पता लगा सकते हैं, लेकिन जो स्लो स्लो हो रही है हम उसके अंदर मैकेनिज्म को पढ़ सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लो होता है हमेशा। तो स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, तो यहाँ पे ये वाला जो है एलिमेंट्री है, ठीक है, यानी कि इसको एक स्टेप में लिखा हुआ है, तो NO प्लस O2 मिलके NO2 बना रहे हैं। हालांकि हो सकता है मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो, लेकिन सिंगल स्टेप में लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट्री कहलाएगा।
ये तो होता ही कि स्टेप में ये वाला एलिमेंट्री है जो। अच्छा, उसके बाद आ जाते 35 पे, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप यहाँ कंसंट्रेशन रखो और यहाँ पे टाइम रखो, तो आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? आपको ग्राफ लीनियर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में तो यहाँ पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन है यू कम हो रही हो, तो लीनियर इसमें ग्राफ होता है। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टिपिकली इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या चीज़ इंक्रीज कर सकती है? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट स्लो ही होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से भी हमारा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यस। डी चैटलर प्रिंसिपल याद है, इसको क्या कहता था कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन और तेजी से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे भी वही वाली बात है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेट बढ़ जाएगा। 37 है, इफ द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज दिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। और उसके अलावा अगर अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से तो 1/2 बन रहा है। अगर हम बी को इंक्लूड करेंगे तो उसमें +1 हो जाता है, लेकिन बी को बोला नहीं है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 1/2 हो रहा है, ठीक है, हाफ ऑर्डर हो रहा है। 1/1/2 मतलब 1/2। 38 है, फॉर अ रिएक्शन वेयर द रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो बात थी ये एक साइंटिस्ट ने कही थी कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो रेट है वो डबल हो जाता है, तो ये वेन हॉफ रूल कहलाता है, सही है, उन्होंने ये बात बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ रिएक्शन दैट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, नहीं, वो तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम, ये भी नहीं होता, डिक्रीज होता है। द हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, यस। हाफ लाइफ वैसे भी डिपेंड नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसेंट्रेशन पर, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट्स दैट अ रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही लिखी हुई है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएं या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे एमसीक्यू समझ आए होंगे, ठीक है। कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करो। 2026 में पेपर देने वाले हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रैक्टिस होगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको इस बात की भी आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो कि भाई अगर ऐसा एमसीक्यूज़ पहले आ चुका है तो अब कैसे आ सकता है, इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, तो अब इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो इस सीरीज़ को देखें ताकि हर चैप्टर की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, और यहाँ पे आप इस वीडियो के थ्रू खुद भी आंसर कर सकते हो, खुद को टेस्ट भी कर सकते हो कि क्या मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, जो भी है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो इन वीडियोज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।